नमस्कार, मैं भीषम यादव, व्याख्याता भौतिक शास्त्र, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सलोनी। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्ज, मीन्स आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, इसमें आप जानेंगे कि पदार्थ किससे मिलकर बना होता है और पदार्थ में कौन कौन से कण होते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि पदार्थ किससे मिलकर बना होता है। वैसे ये तो बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको भी पता है कि इस ब्रह्मांड का प्रत्येक पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है और प्रत्येक कण एक या एक से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है और प्रत्येक परमाणु का समस्त भार जो होता है वो उसके केंद्रीय भाग में केंद्रित होता है, जिसे हम नाभिक के नाम से जानते हैं। और इस नाभिक के अंदर दो प्रकार के कण होते हैं, एक प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन में धनावेश होता है और न्यूट्रॉन में किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है। और इस नाभिक के चारों ओर विभिन्न वृत्तीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं और इन इलेक्ट्रॉनों में ऋणावेश होता है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का ऋणावेश परिमाण में प्रत्येक प्रोटॉन के धनावेश के बराबर होता है। इसके अलावा हम एक चीज़ और देखते हैं कि परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक परमाणु में धनावेश की कुल मात्रा ऋणावेश की कुल मात्रा के बराबर होती है। अर्थात किसी भी पदार्थ में जितना धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी भी परमाणु में दो विपरीत प्रकार के आवेशित कणों के विद्यमान होने के बावजूद विद्युत रूपेण उदासीन होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। और इसमें हम एक चीज़ और देखते हैं, दो प्रकार के इलेक्ट्रॉनों का उल्लेख किया जाता है, एक होता है बद्ध इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो आइए हम समझते हैं कि ये बद्ध इलेक्ट्रॉन क्या होता है और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के निकट कक्षाओं में परिभ्रमण करते हैं उन्हें हम बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं और ये नाभिक से दृढ़तापूर्वक बंधे होते हैं, क्योंकि नाभिक और इन इलेक्ट्रॉनों के बीच मध्य लगने वाला आकर्षण बल का मान बहुत प्रबल होता है। लेकिन जो जो इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है, आकर्षण बल का मान भी कम होता जाता है और अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल का मान बहुत कम हो जाता है। और इसीलिए बाह्य ऊर्जा, जब एक्सटर्नल एनर्जी दिया जाता है, बाह्य ऊर्जा की सूक्ष्म मात्रा से इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक से मुक्त होकर पृष्ठ पर गति करते रहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एक पढ़े हमने बद्ध इलेक्ट्रॉन और दूसरा होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। वे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से दृढ़तापूर्वक बंधे होते हैं उसे हम बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और वे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से दुर्बलतापूर्वक बंधे होते हैं उसे हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जिसको अगर बाह्य ऊर्जा दी जाए तो वह नाभिक से निकलकर पृष्ठ पर गति करना शुरू कर देते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं और यही मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी भी पदार्थ के आवेशित होने के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, किसी भी पदार्थ के आवेशित होने के लिए जिम्मेदार कौन है? तो किसी भी पदार्थ के आवेशित होने के लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। अर्थात किसी भी पदार्थ में से हम किसको बाहर निकाल सकते हैं? तो हम किसी भी पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। अर्थात बेसिकली इलेक्ट्रॉन मूव होने के लिए फ्री होते हैं, गति करने के लिए फ्री होते हैं। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक घर्षण विद्युत पर चर्चा करते हैं। घर्षण विद्युत, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि घर्षण विद्युत क्या है। आइए इसका हम थोड़ा सा डीपली समझने की प्रयास करते हैं, डीपली समझते हैं कि घर्षण विद्युत में होता क्या है, क्या क्या प्रोसेस होता है। तो जैसे कि आप जानते हो कि जब दो पदार्थों को रगड़ा जाता है तो एक पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं और इस प्रकार पहले पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है और दूसरे पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। और इस प्रकार पहला पदार्थ धनावेशित हो जाता है और दूसरा पदार्थ ऋणावेशित हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने एक्सपेरिमेंट में देखा भी कि जब कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच के छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम में चले जाते हैं और कांच का छड़ धनावेशित हो जाता है और रेशम का कपड़ा
ऋणावेशित हो जाता है। और हम एक चीज़ इसमें खास बात यह है कि रगड़ने की इस क्रिया में एक पदार्थ में जितना धनावेश उत्पन्न होता है, दूसरे पदार्थ में ठीक उतना ही ऋणावेश भी उत्पन्न होता है। और एक चीज़ इसमें खास बात जो ध्यान रखना है, और हमेशा कई बार 1 मार्क्स क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि भाई धनावेशित पदार्थ का द्रव्यमान कम होता है कि ज़्यादा। तो आप देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के कमी के कारण पदार्थ धनावेशित होता है। पदार्थ का धनावेशित होने का कारण क्या है? इलेक्ट्रॉनों की कमी। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण पदार्थ धनावेशित हो जाता है, चूँकि इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि धनावेशित पदार्थ का द्रव्यमान कुछ कम हो जाता है, और इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण पदार्थ ऋणावेशित हो जाता है, अर्थात ऋणावेशित पदार्थ का द्रव्यमान कुछ बढ़ जाता है। इस प्रकार किसी भी पदार्थ को आवेशित करने पर उसका द्रव्यमान परिवर्तित हो जाता है। आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करते हैं, पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थों का वर्गीकरण अलग अलग आधार पर किया गया है। यहाँ हम आवेश की गति के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। वैसे आवेश की गति के आधार पर पदार्थों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला चालक, जिसे हम इंग्लिश में कंडक्टर कहते हैं, दूसरा विद्युत रोधी, जिसे हम इंग्लिश में इंसुलेटर कहते हैं, और तीसरा जो होता है अर्धचालक, जिसे हम इंग्लिश में सेमीकंडक्टर कहते हैं। और सेमीकंडक्टर का तो पूरा एक चैप्टर है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे भी, और अच्छा डिटेल से पढ़ेंगे। अभी फिर हम बेसिकली समझते हैं कि चालक क्या है, विद्युत रोधी क्या है और अर्धचालक। तो आइए हम समझते हैं चालक किसे कहते हैं। चालक जो पदार्थ अपने में से विद्युत आवेश को बहने देते हैं उसे चालक कहते हैं। मतलब वो पदार्थ जो अपने में से विद्युत आवेश को आसानी से बहने दिया जाए या आसानी से बह जाता है, उस प्रकार के पदार्थों को हम चालक के नाम से जानते हैं। जैसे कि चांदी, धातु, पृथ्वी, मानव तथा जंतु शरीर आदि चालक के उदाहरण हैं। चालकों में विशेष बात यह है कि चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अत्यधिक होती है, और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि चालक वह पदार्थ जो अपने में से विद्युत आवेश को बहने दे उसे हम चालक कहते हैं। आइए हम दूसरी पदार्थ का दूसरा वर्गीकरण विद्युत रोधी, जिसे हम इंसुलेटर के नाम से जानते हैं, के बारे में हम डिस्कस करते हैं। विद्युत रोधी जो पदार्थ अपने में से विद्युत आवेश को बहने नहीं देते हैं उन्हें हम विद्युत रोधी कहते हैं। जैसे कि लकड़ी, रबर, कांच, नायलॉन, प्लास्टिक आदि विद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं। विद्युत रोधी में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अभाव रहता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि चालक की अगर हम बात करें तो चालक विद्युत आवेश को बहने देता है, और विद्युत रोधी विद्युत आवेश को बहने नहीं देता है। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, जबकि विद्युत रोधी में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अभाव रहता है। आइए हम पदार्थ का तीसरा वर्गीकरण अर्धचालक पर चर्चा करते हैं। अर्धचालक उन पदार्थों को कहते हैं जिसकी चालकता चालक और विद्युत रोधी के बीच में होती है, और इसमें खास बात यह है कि ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता बढ़ जाती है, जबकि चालकों की चालकता घट जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर सिलिकॉन, जर्मेनियम, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द सेमीकंडक्टर। ये सब जो है अर्धचालक के उदाहरण हैं। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भूसंपर्कन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं अर्थिंग। और अर्थिंग शब्द से आप भली भांति परिचित हैं। जब आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन किया जाता है तो आप सुने भी होंगे और देखे भी होंगे कि ये अर्थिंग तार करके। तो अर्थिंग तार क्या होता है, आइए हम समझते हैं, या भूसंपर्कन क्या होता है इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। यदि किसी आवेशित पदार्थ को पृथ्वी से किसी चालक के द्वारा जोड़ दिया जाए तो पदार्थ का आवेश चालक से होते हुए पृथ्वी में चला जाता है, तो इस प्रक्रिया को ही भूसंपर्कन कहते हैं या पृथ्वीकृत करना कहते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि अर्थिंग किसे कहते हैं, भूसंपर्कन किसे कहते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा। यदि किसी आवेशित पदार्थ को पृथ्वी से किसी चालक के द्वारा जोड़ दिया जाए तो पदार्थ का आवेश चालक से
होते हुए पृथ्वी में चला जाता है। इसी प्रक्रिया को भूसंपर्कण कहते हैं। आइए भूसंपर्कण से क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है और कहाँ हम इसका उपयोग करते हैं, इसे समझने का प्रयास करते हैं। विद्युत उपकरणों एवं परिपथों को भूसंपर्कित करके संभावित त्रुटियों एवं नुकसानों से बचा जा सकता है। और कैसे बचा जा सकता है हम आगे की ओर पढ़ेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हो, पावर स्टेशन से घरों तक विद्युत की आपूर्ति के लिए 3 तार प्रयुक्त किए जाते हैं, जिसमें से पहला तार जो होता है विद्युन्मय तार कहता है, दूसरा जो तार होता है उसे हम उदासीन तार कहते हैं, तीसरा तार जो होता है उसे हम भूसंपर्क तार कहते हैं। इंग्लिश में ठीक है बोल सकते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वायर आर यूज्ड टू सप्लाई इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम द पावर स्टेशन। फर्स्ट वन इज़ द लाइव वायर, सेकेंड वन इज़ द न्यूट्रल वायर एंड थर्ड वन इज़ द अर्थ वायर। तो आइए हम देखते हैं कि इन तारों का क्या उपयोगिता होता है। तो आप देख सकते हैं, आप देखते हैं कि पहले जो 2 तार होते हैं, पहले 2 तार विद्युत धारा को पावर स्टेशन से घरों तक ले जाते हैं। पहले जो 2 तार होते हैं, 3 में से पहला जो 2 तार है वो पावर स्टेशन से विद्युत धारा को पावर स्टेशन से घरों तक ले जाते हैं, जबकि तीसरा तार जिसे हम अर्थिंग बोलते हैं वो भूमि के अंदर गहराई पर गड़े धातु की मोटी प्लेट से संबंधित होता है। घरों में प्रयुक्त होने वाले विद्युत उपकरण जैसे कि रेफ्रिजरेटर हो गया, टेलीविज़न या इलेक्ट्रिक आयरन आदि के धात्विक आवरण भूसंपर्क तार से जुड़े होते हैं। क्यों कि यदि किसी कारणवश विद्युन्मय तार का संपर्क विद्युत उपकरण के आवरण से हो जाता है तो विद्युत आवेश उस उपकरण को बिना नुकसान पहुंचाए भूमि में बह जाता है। फलस्वरूप मनुष्य को कोई क्षति नहीं होती, कोई नुकसान नहीं होती है। इस तरीके से अर्थिंग तार की ये उपयोगिता और किसे कहते हैं वो हमने जाना। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन। तो ये प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है, आइए हम इसे समझने का प्रयास करते हैं कि जब किसी आवेशित छड़ को विद्युत रुद्ध स्टैंड पर रखे किसी अनावेशित छड़ के पास लाया जाता है तो अनावेशित चालक के पास वाले सिरे पर विजातीय आवेश तथा दूरवर्ती सिरे पर सजातीय आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस क्रिया को हम आवेश का प्रेरण या स्थिर विद्युत प्रेरण के नाम से जानते हैं। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, स्थिर विद्युत प्रेरण से आप क्या समझते हैं या स्थिर विद्युत प्रेरण किसे कहते हैं। तो आपको बताना पड़ेगा कि जब आवेशित छड़ को अनावेशित चालक के पास लाया जाता है तो अनावेशित चालक के पास वाले सिरे पर विपरीत प्रकार के आवेश तथा दूरवर्ती सिरे पर सजातीय आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस प्रक्रिया को ही हम स्थिर विद्युत प्रेरण के नाम से जानते हैं। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हो, ए एक धनावेशित छड़ है और बी सी जो है एक अनावेशित छड़ है। इसमें आप देख सकते हैं कि आवेशित छड़ ए को जब अनावेशित छड़ बी सी के पास लाया जाता है तो आप देखते हैं कि समीपवर्ती सिरे पर विपरीत प्रकार का आवेश ऋण आवेश उत्पन्न हो गया और उसके दूरवर्ती सिरे पर सजातीय आवेश अर्थात धन आवेश उत्पन्न हो गया। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, स्थिर विद्युत प्रेरण। आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, विद्युत आवेश के मूल गुण। वैसे तो विद्युत आवेश के बहुत सारे गुण हैं, जैसे कि हमने पिछले लास्ट क्लास में भी पढ़े कि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है, आवेश का जो परिमाण होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। वैसे ही इसके अतिरिक्त कुछ इसके बेसिक 3 मूल गुण हैं, विद्युत आवेश के 3 मूल गुण हैं और तीनों मूल गुण अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो वो कौन से 3 मूल गुण हैं वो हम आगे की ओर देखते हैं। तो विद्युत आवेश के मूल गुण देख सकते हो, जिसमें से 3 मूल गुण हैं। उसमें पहला जो है आवेश का संरक्षण, दूसरा है आवेश का क्वांटीकरण, तीसरा है आवेश की योज्यता। हम तीनों गुणों को क्रमशः समझेंगे और देखेंगे। तो आइए हम सबसे पहले गुण
आवेश के संरक्षण के बारे में स्टडी करते हैं और इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। आवेश का संरक्षण जैसे कि नाम से स्पष्ट है, इस नियम के अनुसार यह कहा जा सकता है कि किसी पृथक्कृत निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। संरक्षित रहता है अर्थात नियत रहता है, नियत रहता है अर्थात शून्य होता है। इसमें पृथक्कृत निकाय, पृथक्कृत का मतलब पहले समझिएगा। पृथक्कृत निकाय उस निकाय को कहते हैं जिसकी परिसीमा से न तो आवेश बाहर जा सकता है और न ही बाहर से आवेश उसमें प्रवेश कर सकता है। इस प्रकार के निकाय को हम पृथक्कृत निकाय कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि आवेश के संरक्षण में हमने जाना कि किसी पृथक्कृत निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। इसे हम सरल शब्दों में कहें तो हम यूँ बोल सकते हैं कि किसी पृथक्कृत निकाय में धनावेश और ऋणावेश का बीजीय योग शून्य होता है, नियत होता है, अर्थात आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, या विभिन्न तरीके से विभिन्न समूहों में परिलक्षित हो सकता है। इसका एक्सपेरिमेंट हमने करा और बताया भी कि भाई जब कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच के छड़ में धनावेशित, कांच का छड़ धनावेशित तथा रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। और जब हम जांच करते हैं तो पता चलता है कि कांच के छड़ में धनावेश की मात्रा रेशम के कपड़े में ऋणावेश की मात्रा के ठीक बराबर होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि धनावेश और ऋणावेश का बीजीय योग शून्य होता है, जो वास्तव में रगड़ने के पूर्व था। इस तरीके से हम ओवरऑल इस गुण से यही समझते हैं कि किसी भी निकाय में कुल आवेश जो होता है वो नियत होता है, संरक्षित होता है। आवेश के सेकेंड प्रॉपर्टीज है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मीन्स आवेश का क्वांटीकरण। इसे हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे कि आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे आवेशों की योज्यता। इसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज हमने पढ़ा आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, जिसमें हमने जाना कि भाई पदार्थ किससे बना होता है और पदार्थ के अंदर कौन कौन से कण होते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा पदार्थों का वर्गीकरण, फिर उसके बाद हमने पढ़ा भूसंपर्कण, फिर उसके बाद हमने पढ़ा प्रेरण द्वारा आवेश, और उसके बाद हमने पढ़ा विद्युत आवेश के 3 मूल गुण, जिसमें से हमने पहला गुण पढ़ा आवेश का संरक्षण। बाकी 2 का गुण हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।